हेलो स्टूडेंट। आज जो है लॉकडाउन के बीच सभी बच्चे का पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। उसी को देखते हुए हर एक तरह की कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए भाषा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चैनल पर हम पढ़ाना शुरू किए हैं। भाषा से संबंधित प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न जैसे JTET है, UPTET है, ये सभी में या किसी भी SSC में एग्ज़ाम दो, किसी भी लेवल का SSC एग्ज़ाम देते हैं, उसमें 10-20 नंबर का जो है वो हिंदी से प्रश्न रहता ही है। और उसमें भाषा से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें देखे हैं, बहुत लोगों को बनाए भी है यूट्यूब पर वीडियो, वो भी हम भी देखे हैं। ज़रा ध्यान से, जैसा बेसिक को होना चाहिए वैसा किसी में नहीं मिल पा रहा है जो सही ज्ञान हो। प्रश्न उठा लेते हैं और प्रश्न को डिक्टेट करवा के समझा देते हैं, उसका आंसर सिर्फ नहीं, वो प्रश्न कहाँ से आया, ऐसा मूल भाव होना चाहिए मन में, जो प्रश्न कहाँ से आया उसकी हमें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, ताकि उस टॉपिक से अगर दूसरा भी प्रश्न दूसरे भी तरीके से पूछे तो हम उसको हल कर सकें। तो वही सब सोच रख कर के हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और जहाँ कहीं भी आपको परेशानी हो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमसे पूछ भी सकते हैं, जो मैम ये परेशानी है, चाहे ये कैसे हुआ, पूछ भी सकते हैं। तो वही ध्यान में रख करके, जैसे कि पिछले बार देखे थे झारखंड TET के एग्ज़ाम में भाषा से प्रश्न पूछे गए थे, जो हिंदी भाषा जो है वो कहाँ से निकली है, किस अपभ्रंश से निकली है, तो उसका विकास, संपूर्ण विकास कैसे हुआ है, वो हमारी हिंदी मानक हिंदी का आज हम प्रयोग करते हैं, वो मानक हिंदी आते आते कैसे किस किस श्रेणी से उसको गुजरना पड़ा है, किस किस शैली से उसको गुजरना पड़ा है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। और कौन से बात का विवाद हुआ, कैसे हुआ, और हमें क्या निर्णय लेना है, कैसे अच्छे ढंग से, ताकि वो क्वेश्चन गलत ना हो, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। तो हम आप लिखे भी हैं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो सभी कोई जानते हैं जो सबसे पहले प्राचीनतम रूप जो है वो संस्कृत था, जो देवों की वाणी भी हुआ करती थी संस्कृत। और हमारे ऋषि मुनि जो हैं, जैसे वेद व्यास, वाल्मीकि, ये सब क्या थे, संस्कृत में रचना करते थे। तो चूँकि हम एक ही जानते हैं संस्कृत, लेकिन संस्कृत में भी दो तरह के दो रूप थे। एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। और संस्कृत का समय काल जो हम लिखे हैं, यानी समय जो है, ये समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर मान लिया जाए, जो पूछा जाए आपसे, जो हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या है, तो ये भी हिंदी का प्राचीनतम रूप, सबसे प्राचीन का अर्थ होता है बहुत पुराना, बहुत पहले का। वो प्राचीनतम रूप जो है वो क्या है, संस्कृत है। और संस्कृत का समय था कब, ऐसा नहीं जो है हम ईस्वी शुरू 1500 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी शुरू होने से 1500 से लेकर के और 500 ईसा पूर्व तक जो है संस्कृत बखूबी बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग की जाती थी। बोलचाल की भाषा में, जैसे अभी हम लोग बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग करते हैं, उस तरह से संस्कृत प्रयोग की जाती थी बोलचाल की भाषा में। तो इसका समय अवधि है 500 ईसा पूर्व से 1500 से 500 ईसा पूर्व। हमेशा ध्यान में इसको रखना है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए यहाँ भी हम एक क्वेश्चन आपको बता दिए, अगर मान लिया जाए पूछा गया है हिंदी का प्राचीनतम रूप, तो वो है संस्कृत। ऐसे तो हिंदी की जननी भी किसे कहा जाता है, वो है संस्कृत को। जननी का अर्थ होता है माँ, अर्थात जिसके द्वारा वो जन्म लिया है। तो हिंदी जो जन्म लिया है, विकास होना, जन्म लेना, ये क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई है, तो वो थी हमारी संस्कृत से। तो अब संस्कृत के दो रूप जो थे, वैदिक संस्कृत, वो वैदिक संस्कृत की कहीं रचना नहीं मिल पा रही है, वो देवों की वाणी थी और पहले ही वो लुप्त हो चुकी है। वैदिक संस्कृत की कोई रचना नहीं मिली है। लौकिक संस्कृत की रचना मिली है, जैसे हम आपको अभी बताए हैं रामायण जो लिखी गई है, वो रामायण कब लिखी गई थी, त्रेता में रामायण वाल्मीकि लिखे थे। और वो रामायण लिखी गई थी किस में भाषा में, तो लौकिक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिसका दोबारा अवधी भाषा में रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जो है दोहा स्रोठा डाल करके फिर से रचना किए हैं। लेकिन पहली बार ऋषि वाल्मीकि जो लिखे थे वो संस्कृत भाषा में लिखे थे रामायण, ठीक। उस समय के कवि अभी आपको हम बताए हैं,
कौन कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, ये सब किस लौकिक संस्कृत के कवि हैं। और रामायण की रचना, यहाँ भी एक प्रश्न आ रहा है, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में हुई है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो अवधी में है। देखिए यहाँ भी 2 प्रश्न है। ये सब कॉमन प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हम भी क्वेश्चन देखते ही रहते हैं हमेशा, तभी तो आप लोगों के बीच इसको रखे हैं ना। तो हर एग्जाम में पूछा जाता है कॉमन क्वेश्चन। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, और कन्फ्यूज होकर के रामायण भी संस्कृत में या रामचरितमानस भी संस्कृत में लगा देते हैं। नहीं, रामायण की रचना हमेशा संस्कृत भाषा होनी चाहिए, और रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा कृत है वो है आपका अवधी भाषा में, जो अवध की भाषा। अवध किसे कहा जाता है? अयोध्या को कहा जाता है। तो ये आपका हम आ गए संस्कृत। अब संस्कृत से कैसे भाषा का विकास होते होते हम हिंदी पर आए हैं, ये जरा देखिए। कितने समय तक उसका संज्ञा क्या रहा? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। उसी संस्कृत का संज्ञा क्या रहा है, और वो बढ़ते बढ़ते हमारे हिंदी के रूप में आया, ये देखना है। तो लौकिक संस्कृत का जो है 1500 ईसा से 500 ईसा पूर्व, जो हम ऊपर भी लिखे हैं और यहाँ भी आपको बताएं, इसका समय अवधि था। समय, इस समय में बोलचाल के रूप में, रचना के लिए, साहित्य के लिए, सब में किसका प्रयोग हो रहा था? सिर्फ व सिर्फ संस्कृत का प्रयोग हो रहा था। अब उस संस्कृत से है जो पाली का रूप आया, इसी संस्कृत की संज्ञा क्या हो गई? पाली की हो गई। तो ये पाली कैसे परिवर्तित हुई? तो बताते हैं। जैसे ही संस्कृत वो भाषा थी, हमारी साहित्यिक भाषा थी, उसी में जो है 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो गई। तो बोलियां जो है उसका कोई भी साहित्यिक रूप नहीं होता है, हम लोग परिवर्तन करते ही रहते हैं। 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जाइए, बोलियां में परिवर्तन हो जाता है, ये आप लोग भी देखते होइएगा। तो बोलियां हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो वो परिवर्तित हो ही रही थी कि 3 क्षेत्रीय बोलियां निकली, और वही क्षेत्रीय बोलियों का जो विकास हुआ, तो वही संस्कृत का क्या हुआ? धीरे धीरे कुछ ऐसे शब्द थे जो छनन होने लगे, और वो पाली के रूप में आ गया, अर्थात तो अलग, थोड़ा सा अलग संस्कृत से वो आ गया भाषा। तो वो उसकी संज्ञा क्या दी गई? पाली की संज्ञा दी गई। उसके बाद जो है प्राकृत, पाली की संज्ञा दी गई। पाली का समय था 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। पहली ईस्वी यानी कि ईस्वी जब शुरू हुआ था, वो पहला ईस्वी तक पाली का समय अवधि था। उस समय भी रचना हुई है। ऐसे राहुल संस्कृत्यायन जो है बहुत ही अच्छे लेखक हैं, जो पाली भाषा भी जानते थे। वो टोटल 17 भाषा जानते थे राहुल संस्कृत्यायन। पाली में भी 2-4 लाइन का वो प्रयोग किए हैं बहुत सारी रचना में, ठीक है। उसके बाद आया प्राकृत। प्राकृत क्यों कहा गया? अब वो जिस समय के लोग वहाँ पे थे, तो वो क्षेत्रीय बोली, पाली में 3 क्षेत्रीय बोली विकसित हुई, और उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पर 6-7 क्षेत्रीय बोली विकसित होने लगी। तब जाकर के उसका रूप बन गया उसी संस्कृत का क्या? प्राकृत। प्राकृत रूप बना, जिसका समय अवधि था पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। लेकिन पाली में तो कुछ रचना हुई भी है, प्राकृत में बहुत अधिक रचना नहीं हुई है, साहित्यिक रूप में अधिक रचना नहीं हुई है। अब ये पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका रूप आया, तो इसमें बोली भी विकसित क्या मिली हुई थी, और ये भाषा का भी रूप माना जा रहा था, जिसके कारण पूरा विकास नहीं होकर के परिवर्तन होते ही गया। जैसे जैसे लोगों का विकास हुआ, लोग बोलना सीखे, क्षेत्रीय बोली उसमें साथ आती गई, और उसका विकास होते गया। तो अब आया ये प्राकृत से जो है अपभ्रंश। अपभ्रंश एक बहुत बड़ी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए खास करके बहुत बड़ा योगदान है अपभ्रंश का। अपभ्रंश जैसे ही आया, अपभ्रंश को हम लोग अवहट ही कहते हैं, अवहट भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, अपभ्रंश और अवहट। तो अवहट में जो है कीर्तिलता और कीर्तिप्रता का विद्यापति की रचना भी है, बहुत प्रसिद्ध रचना है विद्यापति की रचना। तो प्राकृत से अपभ्रंश, जिसका समय अवधि था 500 ईसा से 1000 ईसा तक, यानी कि ईस्वी तक, ठीक है। तो 500 से 1000 ईस्वी तक अवहट का समय, ये साहित्यकारों का मानना है, क्योंकि 1000 के बाद जो है हिंदी का प्रयोग होने लगा और हिंदी की जानकारी हो गई, तो इसीलिए 1000 तक उसका समय अवधि माना जाता है। ऐसे विद्यापति 14वीं शताब्दी में भी रचना किए हैं, कीर्तिलता कीर्तिप्रता का वो 14वीं शताब्दी में रचना किए हैं अपभ्रंश में, तो वो रचना काल में थी। लेकिन बोलचाल की भाषा में जो है वो हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का विकास होने लगा था। कब से?
1000 के बाद यानी कि 1100 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है 1100 ईस्वी से खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग मान रहा है। 1200 में अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, अमीर खुसरो, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो माने जाते हैं। तो 1100 ईसा से जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होने लगा। तो खड़ी बोली और अभी हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग 1100 से जब होने लगा है, अमीर खुसरो प्रयोग किए, सबसे प्रथम कवि रचना भी किए हैं वो, और रचना भी किए हैं खड़ी बोली में। तो हिंदी और खड़ी बोली में अंतर क्या है? सो थोड़ा सा अंतर है, आप देख लीजिए हिंदी और खड़ी बोली में क्या अंतर है। खड़ी बोली के समय में जो है वो दीजिए, जैसे कि ये ए हम लोग अभी प्रयोग करते हैं, इसका ए और ऊपर ए कार देकर ऐसे लिखते थे। द्वैवित व्यंजन का प्रयोग खड़ी बोली में कम हुआ करता था। द्वैवित व्यंजन अर्थात ये देखिए च संयुक्त जो हम लिखे हैं ऐसा द्वैवित व्यंजन होता है, ये खड़ी बोली में बहुत कम प्रयोग होता था। वो साधारण एक, जैसे कि लुचपन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लुचपन लिखा हुआ है। तो और उसी का हम लोग यहाँ लुच्चेपन हिंदी में प्रयोग करते थे। यही थोड़े थोड़े वर्णों का सिर्फ अंतर हुआ है हमारे हिंदी में और खड़ी बोली हिंदी में। खड़ी बोली का जो माना गया है, तो खड़ी बोली अभी तक बोली का ही रूप में है और हिंदी क्या है? भाषा का रूप है, जिसको राजभाषा का भी सम्मान मिल चुका है। तो ये हम आपको समझाया है अभी क्या? खड़ी बोली हिंदी तक। अब जो है आप अपभ्रंश और खड़ी बोली हिंदी, अपभ्रंश से हिंदी निकली है, तो कैसे निकली है? अपभ्रंश क्या था ये हम आपको बताते हैं, जो अपभ्रंश क्या था और कैसे उसका विकास हुआ। जो पूर्ण रूप से हिंदी का सबसे अधिक विकास का अगर कोई स्रोत है, कोई रास्ता है, तो वो है अपभ्रंश। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो वो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। तो वो अपभ्रंश कौन कौन अपभ्रंश है ये देखिए। अपभ्रंश ऐसे बहुत सारे बुक में 7 भी देखे हैं, बहुत सारे बुक में 5 भी देखा गया है अपभ्रंश, ठीक है। तो 5 साथ है, लेकिन साहित्यिक रूप से अपभ्रंश के 6 रूप थे। अपभ्रंश के 6 रूप थे साहित्यिक रूप में। तो ये अपभ्रंश आपका है और ये आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं हैं। कोई भी भाषा को संवैधानिक रूप से जो भाषा का दर्जा मिलता है, तो वो कभी न कभी कहीं बोलियां रहती है, फिर उसमें साहित्यिक रचना होने लगती है, फिर लोगों में वो उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, तब उसे जाकर के संवैधानिक रूप से क्या होता है? भाषा का दर्जा मिलता है। तो किसी भी साहित्यिक रूप से उसको भाषा का दर्जा मिलता है। पहले वो बोलियां होती है, फिर वो भाषा के रूप में आती है, ठीक है। तो ये सौर श्रेणी अपभ्रंश पश्चिमी, इससे कौन कौन सी उपभाषाएं निकली है? इसमें बहुत सारी उपभाषाएं भी है और बहुत सारी ऐसी उपभाषा है जो अब भाषा का सम्मान उसे मिल भी गया है। तो अभी भी आपको हम जस्ट बताए हैं, उपभाषा और भाषा का जो है कैसे बोलियां से ही आगे विकसित होता है। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती जैसे कि अभी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषा 22 है उसमें से आपका एक गुजराती भाषा भी है। गुजराती भाषा जिसको भाषा का सम्मान मिल चुका है, किसी संवैधानिक रूप से। ये कभी क्या थी? उपभाषा थी, कभी ये उपभाषा थी। तो ये किस से निकली है? सौर श्रेणी अपभ्रंश से निकली है। सौर श्रेणी अपभ्रंश ये सूर सिंह जो जयपुर के तरफ, राजस्थान के तरफ के ही राजा थे, उन्हीं के जितने भी क्षेत्र की बोलियां थी उसका नाम दिया गया था क्या? अपभ्रंश में सौर श्रेणी अपभ्रंश, ठीक। पैसाची, इससे लहंदा और पंजाबी भाषा है जो पंजाब में बोली जाती है पूर्ण रूप से। कभी ये उपभाषा में ही गिनती आती थी, जो किस से निकली है? पैसाची से निकली है, पैसाची अपभ्रंश से। ब्राचर, जिससे सिंधी को जो है बाद में भाषा का सम्मान मिला है। सिंधी को कब मिला है? बाद में भाषा का सम्मान मिला है। जिस समय संवैधानिक रूप से जो भाषा की गणना की गई थी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, उस समय मात्र 14 भाषाएं थीं। किस समय? जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय मात्र हमारे संविधान में 14 ही भाषा थी। बाद में 4, फिर 4 मिल करके एक बार अकेली सिंधी जो है, इसको एक बार दर्जा मिला था भाषा का। तो सिंधी को भी मिल चुका है। मराठी आप जानते ही हैं, महाराष्ट्री, मागधी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। मागधी उपभ्रंश से ये
उपभाषाएं निकली थी। अर्धमालवी पूर्वी हिंदी ये क्षेत्र पर पूर्वी हिंदी उपभाषा रखी गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ प्रश्न आता है, जो हिंदी का विकास जो हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हिंदी के विकास का सौर सेनी, अर्धमालवी, मागधी अपभ्रंश, तीनों अपभ्रंश का इसमें योगदान है। हिंदी के विकास में तीनों अपभ्रंश का योगदान है, सौर सेनी, अर्धमालवी और मागधी। तो कैसे तीनों का है? देखिए आप, सौर सेनी में पश्चिमी हिंदी निकली है, पश्चिमी हिंदी सौर सेनी से, फिर अर्धमालवी से पूर्वी हिंदी और मागधी से बिहारी में भी जो हिंदी बोली जाती थी उसको लोग बिहारी भाषा दे दी थी। बिहार में से भोजपुरी भी बोली जाती थी, मैथिली भी बोली जाती थी, है ना, हिंदी भी बोली जाती, तो उसका एक नाम दे दिया गया था बिहारी। तो ये तीनों मिल करके तब वो संपूर्ण हिंदी का हमारा विकास हुआ है। अब हिंदी के विकास में 3 है, लेकिन प्रश्न जब ये पूछा जाए आपको, जो किस अपभ्रंश से, तो 3 अपभ्रंश आपका दिया गया है, लेकिन सौर सेनी अपभ्रंश से ही फिर पश्चिमी हिंदी उपभाषा जो आएगी, इससे खड़ी बोली का जो विकास हुआ है, तो सबसे अधिक सौर सेनी का योगदान है किसमें? हिंदी के विकास में सबसे अधिक। ऐसे ही तीनों का भी योगदान है, लेकिन सबसे अधिक योगदान किसका है? सौर सेनी अपभ्रंश का हिंदी के विकास में है। तो अब ये आप लोग देख रहे, अब आपको हम समझाएंगे क्या? उपभाषा। अब आपको हम हिंदी में कितनी उपभाषा है उस उपभाषा को समझाते हैं, और कितनी क्षेत्रीय उसकी बोलियां हैं उस बोली को हम समझा रहे हैं, जो और कहाँ कहाँ वो बोलियां बोली जाती है। ठीक है, तो ये अब आपका उसका समझा रहे हैं क्षेत्रीय बोलियां। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और जिनके अंतर्गत कितनी 10 बोलियां हैं। तो बार बार कह रहे हैं, समझा रहे हैं, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोली से क्या होता है? उपभाषा, उपभाषा से फिर संपूर्ण भाषा के रूप में किसी का विकास होता है। तो जैसे अपभ्रंश से निकला था, तो अपभ्रंश से क्या? उपभाषाएं निकली थी, फिर उपभाषाएं से बोलियां, और बोलियां से वो संपूर्ण भाषा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था किसमें? झारखंड टीईटी में पूछा गया था, जो हिंदी भाषा की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं, अर्थात शाखाएं जैसे आए मतलब कितने ज़्यादा उसको परिवर्तित करके, वर्गीकृत करके वो संपूर्ण भाषा बन रही है, ये बात है। तो किसी भी बोली से क्या होता है? बोली से विभाषा, विभाषा से भाषा बनती है। कोई भी पहले बोलियां होती है, क्षेत्रीय बोलियां विकसित होती है, और विकसित होते होते उसका विस्तार रूप होता है, तब वही विस्तार रूप जो है क्या होता है? उपभाषा में परिवर्तित होती है, फिर उपभाषा से वो संवैधानिक रूप से भाषा में परिवर्तित होती है। बोलियां कभी भाषा जो है कहलाएगी ऐसी बात नहीं है। जैसे कि इसमें कुछ लिखा भी हुआ ब्रज भाषा, ब्रज के साथ भाषा दिया हुआ है, कहलाता है ये ब्रज भाषा, लेकिन है अभी तक ये बोली ही, संवैधानिक रूप से इसको संपूर्ण भाषा नहीं माना गया है, चूँकि इसमें साहित्यिक रचना भी हो चुकी है। साहित्यिक रचना आप जानते हैं, सूरदास जो है ब्रज भाषा के बहुत अच्छे ही कवि थे, जिन्होंने कृष्ण का जितना भी वर्णन किया है, सौंदर्य का वर्णन किया है, वो ब्रज भाषा में किया है। भक्ति काल में जितना भी अधिकतर वर्णन हुई है वो उसका भाषा ब्रज भाषा नहीं तो अवधी था। ठीक है, तो अवधी और ब्रज भाषा ये क्या है? बोलियों के रूप में ही विकसित रह गया, नाम दिया गया है ब्रज भाषा, लेकिन है अभी भी क्या? बोली। अब हम लोग कहाँ आते हैं? उपभाषा पे। तो उपभाषा कितनी है हमारी हिंदी की? 5। अगर ये भी प्रश्न आ जाए हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, तो वो 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, जो अभी हम आपको अपभ्रंश में बताए हैं। सौर सेनी अपभ्रंश से आपका पश्चिमी हिंदी निकला था उपभाषा, सौर सेनी अपभ्रंश से, ध्यान में रखिए। इसलिए अभी बताया है हिंदी सबसे नज़दीक किस अपभ्रंश की है? सौर सेनी अपभ्रंश की है, क्योंकि सौर सेनी अपभ्रंश से निकला है पश्चिमी हिंदी उपभाषा, और उस उपभाषा से खड़ी बोली का विकास हुआ, और खड़ी बोली से संपूर्ण हिंदी का विकास हुआ, जो मानक रूप दे दिया गया है, और वो संवैधानिक रूप से हमारी हिंदी क्या है? भाषा का सम्मान है। सबसे अधिक लोग जानते हैं, बोलते हैं भारतवर्ष में, खास करके सबसे अधिक लोगों से बोलते हैं, सबसे अधिक लोगों से लिखते हैं, सबसे अधिक लोगों से जानते हैं। तो खड़ी बोली से हिंदी बहुत ही नज़दीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाए किससे हिंदी जो है सबसे
अधिक निकट है तो वो है खड़ी बोली से। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौड़वी भी है। खड़ी बोली से हिंदी सबसे नज़दीक है। ब्रज भाषा ये भक्ति काल की ही भाषा थी, उसी समय रचना हुई। उसके बाद ब्रज भाषा का आप कहीं नहीं, ब्रज की भाषा थी। ब्रज का अर्थ होता है गौशाला, जहाँ पर गाय चराई जाती है, वन होता है। जहाँ हमारे कृष्ण जी गाय चराने के लिए जाते थे वो ब्रज ही कहलाता था, ठीक है ना। वहीं की क्षेत्रीय बोलियाँ थी, उसे ब्रज भाषा नाम दिया गया है ना। जैसे मैया मोहे मैं नहीं माखन खायो, ये कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। और तुलसीदास, ये सूरदास जो है रचना किए थे किनका? इसमें कृष्ण के बाल रूप के वर्णन का। तो हरियाणवी जो हरियाणा की तरफ की है, अभी भी वो बोली ही है हरियाणी। बुंदेली ये मध्य प्रदेश, बुंदेली जो है मध्य प्रदेश, अब कन्नौज ये सब मध्य प्रदेश की, जौनपुर हुआ, सतना हुआ, ये सब क्षेत्र की ये सारी बोलियां थी। जो किस से निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी जिसका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां थी। अवधी, अवध अयोध्या को कहा जाता है। अयोध्या का एक और नाम है साकेत भी, ठीक है ना। जो साकेत बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसमें उर्मिला का वर्णन किया गया है। तो अवधी जो है ये अवध की भाषा थी। अवधी भाषा में तुलसीदास जो है संपूर्ण रामचरितमानस की रचना किए हैं। वो राम भक्त कवि माने जाते थे। तुलसीदास राम भक्त कवि माने जाते थे और सूरदास कृष्ण भक्त कवि माने जाते थे। तो ध्यान में रखिए, सूरदास को कृष्ण भक्त और क्या है, तुलसीदास को राम भक्त कवि कहा जाता है। और दोनों है किस काल के? तो भक्ति काल के ही कवि है। ये भी पूछ दिया जाता है तुलसीदास कौन से भक्त कवि थे? अवधी भाषा में राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। अब ये जो है चारों राजस्थानी का ही बोलियां हैं, चारों क्षेत्र का है। देखिए ये पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी और दक्षिणी, ये चारों क्षेत्र को मिला करके ये चारों बोलियां हैं। लेकिन है कहाँ का? राजस्थान का ही है। जयपुरी, जयपुर क्षेत्र की जितनी भी है यानी कि पूरब तरफ का, वो जयपुरी बोली जाती है वहाँ पर बोलियाँ, उसको जयपुरी बोलियाँ भी कहा जाता है। जयपुरी बहुत सारे सामान भी प्रसिद्ध हैं। मारवाड़ी, अब उस पश्चिम तरफ की, जो राजस्थान में ही पश्चिम तरफ की, राजस्थान से बाहर की ये बोलियाँ नहीं है, ये राजस्थान की ही बोलियाँ हैं, ठीक है। अब है पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी। ये किसी भी क्षेत्र में, संपूर्ण राज्य में एक जगह सीमित भाषा नहीं है। जैसे शिमला वगैरह का जो है वो पहाड़ी क्षेत्र का ये कुमाऊनी और पहाड़ी भाषा नहीं, बोलियां विकसित थी। अब है बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी में 3 बोलियां थी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। जो मैथिली को संपूर्ण क्या मिल चुका है? भाषा का दर्जा मिल चुका है। मैथिली आज हमारे 22 भाषा में से एक भाषा मैथिली भी है, जो मिथिलांचल बिहार की है। तो अब हम ये जो कहेंगे सिर्फ बिहार की ही मैथिली भाषा है, ऐसी बात नहीं है। यूपी में भी मैथिली बोली जाती है। यूपी के जौनपुर जो है, सहारनपुर, ये सब तरफ में मैथिली बोली जाती है, जौनपुर में। तो और बिहार में मैथिली कहाँ बोली जाती है? तो मिथिलांचल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये सारे क्षेत्र में मैथिली बोली ही बोली जाती थी, जो आज क्या बन चुका है? भाषा बन चुका है, संपूर्ण भाषा। अब अगले जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें बताएंगे जो किस भाषा को कब सम्मान मिला, कैसे मानकीकरण मिला, ये सब आपको बताएंगे। आप प्लीज़ वीडियो को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाई का मिल सके, है ना। तो अब भोजपुरी, जैसे कि भोजपुरी ये साहित्यिक रचना बहुत आगे, संगीत में, फिल्मों में, साहित्य में आगे बढ़ चुका है। इसके लिए भी लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी भी ये क्या है? बोली है। अभी लड़ाई हो रही है जो इसे भी भाषा का सम्मान दिया जाए। अगर इसे भी भाषा का सम्मान मिल गया तो 22 के बाद अब एक 23 भाषा हमारी भारतीय संविधान में हो जाएगा। तो अभी जस्ट आपको बताए हैं जो शाखाएं कितनी होती है भाषा की, तो 3 होती है। कैसे? बोली से वो विभाषा बनता है, यानी कि बोलियां हैं, बोली से उपभाषा के रूप में आ गया, वो विभाषा भी कह सकते हैं उसको, और फिर वो भाषा के रूप में जाता है। तो हर
भाषा का ऐसे ही सम्मान मिला है। और हमारी भाषा जो हिंदी है वो कैसे कैसे विकसित हुई थी शुरुआती दौर में, वो अपभ्रंश से निकली। अपभ्रंश से जितनी उपभाषा हम आपको लिखे हैं सब अपभ्रंश से निकली है। अभी आपको हम समझाए हैं तो उसमें लिखे थे अपभ्रंश में उपभाषा जो जितनी है वो सब निकली है, और इस उपभाषा से फिर बोली है, और इस बोली से इसे क्या मिला है, पूरा भाषा का सम्मान मिला है संवैधानिक रूप से। ठीक, तो ये संपूर्ण भाषा का विकास हिंदी का कैसे हुआ ये आपको अब समझ में आ गया होगा। इसके द्वारा हम अभी तक नहीं कुछ तो 10 प्रश्न भी आपको समझा चुके होंगे। जो है हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या था, प्राचीनतम रूप हिंदी का संस्कृत था, संस्कृत का समय अवधि क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हमारी खड़ी बोली हिंदी, है ना। तो इस तरह से हिंदी का हमारा विकास हुआ है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन होते हैं, तो वो थे हमारे अमीर खुसरो, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि थे। हिंदी से का फिर मानकीकरण कैसे हुआ है, वो राजभाषा के रूप में कैसे आया है, ये सब जो है सामान्य हिंदी के अंतर्गत ही आता है। और ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि राजभाषा का सम्मान जो दिया गया तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, ये सारे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में 15-20 नंबर का हिंदी होता है, ये सब जनरल हिंदी है, अर्थात सामान्य हिंदी में ही आता है सब। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आपको ये आज बताए हैं। और अगली क्लास जो है, अगली वीडियो हम जब डालेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम वीडियो डालेंगे आपको पता नहीं चल सकता है। ठीक है, आप अच्छा अगर जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, धन्यवाद।